Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444 or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित। हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, शेयर बाजार या कारोबार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी नहीं देते। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को इस बरसात के मौसम में मेरा अभिनंदन। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। Market recovered the previous week's losses and rose 1% in the week amid FII and DII support, higher than before GST collection and mixed global market clues. Sensex closes at 58,191, Nifty settles at 17,314 mark. And US stocks drop as jobs report suggests more rate hikes. FIIs, DIIs की लिवाली, शानदार GST राजस्व संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार साप्ताहिक आधार पर 1% बढ़त के साथ हुए बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 58,191 दर्ज हुआ, निफ्टी 17,314 पर पहुंचा और अमेरिका में रोजगार संबंधी आंकड़े आने के बाद ब्याज दर बढ़ने की आशंका से प्रमुख बाजारों में हुई गिरावट। हमारे साथ कई श्रोता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हम आप सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि कुछ पल हमारे साथ जोड़े रहिए धैर्य के साथ। पहले शेयर बाजार की खबर, उसके बाद आपसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 1% बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले साप्ताहिक आधार पर कमजोरी का रुख पलटने में FIIs की खरीदारी के साथ घरेलू संस्थागत निवेशकों का रुझान और मिले जुले वैश्विक बाजारों के नतीजों के साथ शानदार GST राजस्व संग्रह का भी योगदान रहा। अमेरिका के रोजगार संबंधी आंकड़े और रुपए में गिरावट को दरकिनार करते हुए निवेशकों ने लिवाली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 764 अंक यानी 1.3% बढ़कर 58,191 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक बढ़कर 17,315 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा। BSE मिड कैप इंडेक्स 2% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2.5% की वृद्धि हुई। We've got two callers online with us, both from Delhi. First we go to Raza. Raza, a warm welcome. Please ask your question. वेलकम। गुड इवनिंग सर, शरद जी। गुड इवनिंग रजा भाई। सर, ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रही है, इससे इंडिया की इकोनॉमी में काफी इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, इसको कैसे कम कर सकते हैं और आगे इसमें क्या है, कब तक कैसे हम इसको सरपास कर सकते हैं? रजा भाई, इसका इम्पैक्ट कैसे कम कर सकते हैं, इस पे तो बहुत चर्चाएं चल रही हैं और मुझे लग रहा है इसका सबसे कारगर तरीका, क्योंकि इस युद्ध से ये हुआ है, दो नुकसान मेनली मैं मानता हूं। एक तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई हैं, दूसरा महंगाई आप देख रहे हैं, हालांकि वो उसी का आउटकम है। तो महंगाई, तो ये दो चीजों को दो समस्याओं को ओवरकम करने का तरीका ये, बाकी तो सब जियोपॉलिटिकल समस्याएं हैं, उनको हम एक तरफ रखते हैं। मुझे लग रहा है आत्मनिर्भरता
सबसे कारगर तरीका है जो जिसका की अनाउंसमेंट और जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान ही कर दी थी, आत्मनिर्भर अभियान। मुझे लग रहा है जितनी जल्दी हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे उतना हमारा कम निर्भरता होगी बाकी के बाहर से आने वाले सामान पर, और उतनी ही हम महंगाई से हमें कम जूझना पड़ेगा। पर वो एक लंबी सड़क है, ये बात सही है। पर रजा भाई, पूरी दुनिया इस समस्या से त्रस्त है इस समय, और कब तक चलेगा ये तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है, अभी तो थोड़े से संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने का अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हो या और भी दुनिया के जो लीडर्स हैं वो अब आर शब्द का तो प्रयोग कर रहे थे रिसेशन में, अब एक एन शब्द का भी प्रयोग होने लगा है जो कि बहुत ही डराने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक हमें इसका, बाकी ये जरूर है कि अगर दुनिया की इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक की डिक्लेरेशन के हिसाब से या एस्टिमेट के हिसाब से 2% ग्रोथ आ जाती है वर्ल्ड की, तो भारत पर भी उसका कुछ ना कुछ रिपलिंग इफेक्ट या कैस्केडिंग इफेक्ट जरूर पड़ेगा। पर यह है कि भारत फिर भी एक चमकता सितारा रजा भाई रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि बाकी की दुनिया से हमारा बहुत अच्छा हाल रहने वाला है। हम एक सुकून की नींद सो सकते हैं, जबकि बाकी दुनिया की हो सकता है कि रातों की नींद शायद हराम होने लगे, पर आप सुकून की नींद जरूर सो पाएं। पर्टिकुलरली अगर ऑयल का एक किस्सा आ जाता है अभी। जी हाँ, ऑयल का किस्सा है बिल्कुल। अभी देखिए आप, ऑयल नीचे कहां 80 से नीचे चला गया था, इस समय फिर 90 ऑयल ओपेक ने फौरन फैसला किया, उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, उनको ज्यादा टॉप लाइन बॉटम लाइन चाहिए। उन्होंने 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से प्रोडक्ट आउटपुट या प्रोडक्शन घटा दिया। तो ये एक रसाकशी का खेल है, टग ऑफ वॉर चलता रहता है। जब ऊंचा जाएगा तो रिसेशन का खतरा आएगा, फिर नीचे जाने लगेगा। मुझे लग रहा है ये सिलसिला चलता रहेगा, पर फिर भी भारत की परिस्थिति मैं मानता हूं, आज भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व घटने के बाद भी $532 बिलियन पर हैं। कोई ऐसी बहुत ज्यादा मुझे राजेश चिंता की बात नहीं लग रही। हो सकता है कि पेट्रोल की कीमतें अगर ऐसा ही डॉलर स्ट्रांग बना रहा तो शायद थोड़ी बहुत 19-20 हो, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि बाकी, देखिए मैं एक तुलनात्मक बात कर रहा हूं, बाकी की दुनिया के मुकाबले मुझे लगता है हमारी पोजीशन, क्योंकि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमीज को एनालाइज करते हैं, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक टॉप टू बॉटम हम 200 देश हैं, 200 से ऊपर देश हैं इस दुनिया में, उसमें से मुख्य देशों की हम इकोनॉमी जो कि ग्लोबल असर डालते हैं हम एनालाइज करते हैं। मेरे हिसाब से भारत की परिस्थिति ऑयल के बढ़ने के बाद भी मुझे लग रहा है बाकी की दुनिया से बेटर रहने वाली है। दिल्ली से ही हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर हैं गौतम सक्सेना। गौतम जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। धन्यवाद आप सबका नमस्कार। सर एक प्रोसीजर क्वेश्चन और एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रोसीजर क्वेश्चन ये है कि जो आरबीआई के सब्सिडाइज्ड गोल्ड बॉन्ड्स हैं जी, मैं उनको 2020 से लेके अब तक साल में एक बार जरूर बाय करता हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने डीमैट फॉर्म में टिक नहीं किया अपने बैंकिंग साइट के थ्रू। तो अगर मैं उसको पोस्ट डेटेड यानी कि बैक डेटेड इन्वेस्टमेंट को अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव वे में इसको डीमैट वे में कन्वर्ट कराना चाहूँ तो उसका क्या प्रावधान होगा? और सेकंड चीज जो थोड़ा कंसेप्चुअल एजुकेशनल क्वेश्चन वो ये है कि आई एम दी वेरी नर्वस, बड़ा नौसिखिया सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर हूँ। म्यूचुअल फंड में तकरीबन 5 साल से हूँ और शेयर्स में कोविड टाइम के टाइम पे मैं आया, जैसे बाकी सब भी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा आए हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, कुछ की पॉइंट्स, कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस कि हमें हमारा पैसा सेफ भी रहे और टाइम पे हम ग्रो भी कर सकें, कुछ छोटे से गाइड पॉइंट्स अगर आप देना है तो बहुत बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। गौतम, आपका जो पहला सवाल है, गोल्ड बॉन्ड्स आप डीमैट बैक डेटेडली कराना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पास पेपर फॉर्म में है तो मुझे लग रहा है कि बैक डेट में कराने का गौतम कोई ऐसा लाभ नहीं है। आप इसको अब डीमैट करा लें, क्योंकि बैक डेट में अगर आप करा भी लेंगे तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके पास गोल्ड बॉन्ड तब भी रहेंगे। तो मुझे लग रहा है बैक डेटेड का ना सोच के आप इसको अब फिलहाल अपने जो आपने जहां से भी लिए हैं या डीमैट अकाउंट खोल के वहां संपर्क करके बैंक के थ्रू या जैसे भी आपने लिए हैं उसको आप करंट डेट में डीमैट करा सकते हैं। पीछे जाने का कोई मुझे ना कोई विशेष लाभ नजर आ रहा है, ना कोई आपको नुकसान है, ना कोई हानि है। मतलब एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे ये भी प्रश्न चिन्ह है। बैक डेट से मेरे ख्याल, जहां तक मेरी जानकारी है, बैक डेट से डीमैटिंग नहीं होती है। जिस डेट को आप डीमैटिंग कराते हैं उसी डेट से वो डीमैट होंगे। दूसरा, आपने कहा 5 साल से है, तो 5 साल तो गौतम अच्छा खासा एक पीरियड माना जाता है मार्केट के तजुर्बे के हिसाब से। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि एक तो मार्केट में लंबी अवधि का एक नजरिया रखें, लॉन्ग टर्म का। मार्केट में जो लोग शॉर्ट टर्म में प्ले करते हैं, आजकल शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जितने नर्वस हैं, मेरे ख्याल शायद ही कोई नर्वस होगा। उनकी तो रात को उनको नींद नहीं आती, कोई तो रात को बीच बीच में जाग के, एक तो मुझे मिले, वो कहते मुझे अभी सपना आया कि निफ्टी गिर गया,
और फिर सुबह उठा तो सपना आया निफ्टी उठ गया, और जब वाकई में नींद खुली तो ना गिरा था ना उठा था। मेरा मतलब कहने का यह है कि आप लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो आपको इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छी कंपनीज चूज करें, आपके लिए टिप्स यही है, फंडामेंटली स्ट्रांग। और ऐसी मार्केट में जब मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है तो ऐसी मार्केट में जो ब्लू चिप्स हैं और जो बिल्कुल भरोसेमंद कंपनीज हैं उनमें ज्यादा निवेश रेकमेंडेड होता है, क्योंकि ऐसे में स्मॉल कैप्स में मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। तो ब्लू चिप्स पे नजर रखें और जब जब डिप आए ले। और आखिरी मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा, हालांकि बहुत लंबा आपने क्वेश्चन पूछा, उसका बहुत लंबा आंसर है, कि आप जब जब नीचे आए मार्केट तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह इन्वेस्ट करिए एसआईपी के जरिए, और किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें तो और अच्छी बात है, और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें तो और भी अच्छी बात है। तो थोड़ा थोड़ा करके करें, 15 दिन के गैप पर, महीने के गैप पर, तो मुझे लग रहा है आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। इन्वेस्टर से एक मंत्र मैं देना चाहूंगा आज मार्केट मंत्र में, कि इन्वेस्टर से ट्रेडर मत बन जाइए। बहुत लोगों ने ये गलती करी है और उन्होंने अपनी उंगलियां जलाई हैं, इंग्लिश में बोलते थे बर्न देयर फिंगर्स, उन्होंने अपने हाथ जलाए हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर ही रहना चाहिए, ट्रेडर नहीं बन जाना चाहिए। ये आपको मेरी सलाह है गौतम जी। From Kolkata we are joined by Abhi. Abhi, warm welcome. Please ask your question. जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि चारों तरफ अभी बहुत ही बैड न्यूज चल रहा है, तो इन्फ्लेशन और आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। मैं नया इन्वेस्टर हूँ म्यूचुअल फंड में। मेरा 2 क्वेश्चन है। अभी मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट अगर करूंगा, मुझे पता है कि इन्फ्लेशन कम होगा कभी ना कभी और इंटरेस्ट रेट कभी ना कभी कम होगा। आप अगर आपके तजुर्बा हिस्ट्री को देख के इसके बारे में थोड़ा लाइट डालें, फिर क्या हो सकता है या हुआ है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं 2 साल के लिए 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं क्या सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में? थैंक यू। चलिए, अभी आपका सवाल म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड है। वैसे तो संडे को एक डेडिकेटेड मार्केट मंत्रा में म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स आते हैं जो खाली म्यूचुअल फंड का, पर क्योंकि आपका सवाल स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है तो इसलिए मैं उसका उत्तर देता हूं। पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा, आप दोबारा संडे को भी फोन करके इसको उनसे भी एक उत्तर लें, जितने ज्यादा आपके पास वैरायटी ऑफ ओपिनियन हो अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे में बैड न्यूज है तो निवेशकों के पास बहुत अच्छा मौका है इस समय मार्केट में घुसने का। बहुत सारे निवेशक अभी जी शिकायत करते हैं कि मार्केट ऊंची, हमें घुसने का मौका नहीं मिलता, मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाती है, कब घुसे समझ नहीं आता है। तो आजकल तो मार्केट बहुत मौके दे रही है। तो ऐसी मार्केट में जब जब मार्केट डिप लेती है उस समय आप म्यूचुअल फंड में एंट्री ले, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मैं समझता हूं ऐसी मार्केट में सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। उसके जरिए आप उसमें निवेश करें। इनका दूसरा एक सवाल और था आपने और यहाँ इन्होंने ये पूछा था कि स्मॉल कैप में, तो मुझे लगता है अभी जी कि इस समय खाली स्मॉल कैप में, ऐसा मुझे लगता है, मेरा निजी विचार हो सकता है कि इस समय खाली स्मॉल कैप में करना थोड़ा सा ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो ऐसे में आप एक ब्लू चिप अगर फंड लें या हाइब्रिड लें जिसमें ब्लू चिप का कंटेंट ज्यादा हो, उसका योगदान ज्यादा हो, वो ज्यादा, क्योंकि अभी आपसे पहले श्रोता को मैं यही उत्तर दे रहा था कि ऐसी मार्केट जब वोलेटाइल होती है तो ब्लू चिप शेयर्स पे थोड़ा सा असर कम होता है और वो रिकवर भी जल्दी करते हैं। हालांकि लंबी अवधि का लें तो स्मॉल कैप्स भी जो अट्रैक्टिव, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो अच्छे होंगे, पर ऐसे में अगर आप एक बैलेंस्ड फंड में जाएंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कभी कभी मिड कैप ऊपर जाता है, कभी स्मॉल कैप नीचे जाता है, तो बैलेंस में आपका ओवरऑल एवरेज बना रहेगा। पर झुकाव इस समय ज्यादा ब्लू चिप्स के पास रहना चाहिए, उनकी वॉलेटिलिटी कम होती है और अगर होती भी है तो बहुत जल्दी वो बाउंस बैक भी करते हैं। पर फिर भी मैं दोबारा आपको कहना चाहूंगा, कल फिर आप सवाल पूछकर इस सवाल को दोबारा पूछिएगा म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से, और उनकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन को मिलाकर जो आपको उचित लगे आप वो करिएगा। आइए चलें ठाणे, हमारे साथ हैं गुरुनाथ। स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी सर नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं गुरुनाथ, सवाल पूछिए। जी सर। जी सर, पुलिस सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन था ये अपना जो ये रुपये डिफिसिट हो रहा है हमारा और डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है जी सर, तेलों की कीमतें भी जो प्रति बैरल भी वो भी बढ़ रहे हैं, हमारे देश में इन्फ्लेशन भी हाई है जी। तो सर ये जो फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या प्रमुख कारण क्या है जो हमारा रुपये दिन ब दिन डेफिसिट हो जा रहा है और हमारी जो इकोनॉमी है ये फास्ट ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, तो हमारा यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होना चाहिए और जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत सारे कामों के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है, हमारे रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, तो सर कुल मिलाकर हमारे जीडीपी पे इसका क्या असर होगा? थैंक यू सर।
चलिए गुरुनाथ जी, बहुत अच्छा देश हित में आपने प्रश्न पूछा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आउटराइट कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व भले ही $643 बिलियन पीक पर थे, वहां से घट के $532, अभी $532 बिलियन कल ही की खबर आई। बिल्कुल अभी भी कोई खतरे की बात नहीं है और इसका मॉनिटर करने का काम आरबीआई का है। आरबीआई को बाकायदा इस बात का ज्ञान है, वो संज्ञान लेते रहते हैं कि हमें इंपोर्ट्स के लिए कितना जरूरत है और इसमें से करीब 67% फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे कम हुए उसका 67% प्रयोग करेंसी स्वॉप्स में हुआ है। रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए गुरुनाथ जी किया गया है और अगर आज ये ना किया होता आरबीआई ने तो आपको $1 के अगेंस्ट $100 से ऊपर दिखाई देना था। रुपया डॉलर की बात मैं कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है आरबीआई के रोल की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए और आरबीआई इस बात के लिए पूरी तरह से नॉलेज रखता है कि कितना उनको फॉरेन एक्सचेंज इसके लिए इस्तेमाल करना है। कोई चिंता की बात नहीं है अभी गुरुनाथ जी। बाकी के देशों से जो हमारे पीयर्स हैं उनसे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन बहुत बेहतर है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अपने इंपोर्ट्स के लिए, जी हाँ इंपोर्ट्स का प्रेशर है, एफपीआईज एफआईआईज भी बीच बीच में पैसा निकालते रहते हैं, वो प्रेशर जरूर है और ऑयल इंपोर्ट का भी प्रेशर है, पर फिर भी गुरुनाथ जी हमारी पोजीशन तो आपको बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। जीडीपी हमारी अभी भी वर्ल्ड बैंक का भी हम ले तो 6.5% का उन्होंने एस्टिमेट दिया है। हमारे आरबीआई के हिसाब से अभी भी 7-7.5% के बीच में हम ग्रो करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। आज भी आप आरबीआई से अपने निजी प्रयोग के लिए भी लेना चाहें तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर $2.5 लाख आप ले सकते हैं, भारत से बाहर भेज सकते हैं। देखिए कितनी खुली छूट है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आप चैन की नींद सोइए, हम बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं। जी आइए चलें मुंबई, हमारे साथ हैं रत्नाकर जी। रत्नाकर जी स्वागत, सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा सवाल है कि जैसा म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, वैसा शेयर मार्केट में एसआईपी इन्वेस्टमेंट होती है क्या, और वो होती होगी तो कैसे होती है, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि एक इन्वेस्टर का प्रोग्रेस, उसका जो शेयर मार्केट से लेन देन का जो व्यवहार रहता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से उसका प्रोग्रेस ये मानक किया जाता है कि उसका शॉर्ट टर्म गेन कितना है, उसके ऊपर उसका प्रोग्रेस निर्भर होता है। अच्छा, चलिए आपका पहला सवाल है एसआईपी शेयर मार्केट में कैसी की जाती है। कोई ऐसी, रत्नाकर जी, इसकी कोई ऐसी फिक्स्ड स्कीम नहीं होती है शेयर मार्केट में। एसआईपी वॉलंटरी होता है, हर निवेशक कोई एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, कोई निवेशक 15 दिन में लगाते हैं, कोई निवेशक महीने में लगाते हैं, कोई निवेशक 2 महीने में एक बार लगाते हैं, अमाउंट भी अपने हिसाब से। तो ये जब हम एसआईपी स्टॉक मार्केट में बार बार शब्द कहते हैं तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक मेथोडोलॉजी है। शेयर मार्केट में जाने का एक तरीका है कि आप एक साथ सारा पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। जब जब मार्केट डिप्स आए, जरूरी नहीं है आपने अगर 15 दिन में फिक्स किया है तो हर 15वें दिन आप लगाएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मान लीजिए 15 दिन बाद मार्केट बढ़ी हुई है तो आप वेट कर सकते हैं और 2, 4, 5 दिन, हफ्ता। तो एसआईपी का मतलब है आप वॉलंटरी लगाते हैं, अपने आप डिसाइड करते हैं अमाउंट और अपने आप लगाते हैं। वो केवल एक तरीका है। और दूसरा इन्होंने एक और सवाल पूछा था, निवेशक की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, उसकी निवेशक की प्रगति तो रत्नाकर जी देखी जाती है कि मैं अगर बोलूं तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पुरानी एक फिल्म का गाना था। तो जितना आप कमाते हैं रत्नाकर जी, उसी से देखी जाती है। इसमें कोई क्वांटम से नहीं देखी जाती है कि कोई आदमी 1 करोड़ का काम करता है तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है या कोई 10 लाख का कर रहा है, टर्नओवर से नहीं देखी जाती। जितना आप मुनाफा कमा रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल जैसे स्कूल में रिजल्ट आता था, नंबर कितने आए, बिल्कुल यहां पर नंबर कितने आए, यहां पर मुनाफा है, तो मुनाफे से ही देखा जाएगा रत्नाकर जी प्रोग्रेस। जितना आपने साल में मुनाफा कमाया है तो आप समझिए आप उच्च कोटि के निवेशक कहलाएंगे, और कम कमाया है तो नीचे की कोटि में आ जाएंगे। जी, भारत भूषण फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस। भारत भूषण, अ वार्म वेलकम प्लीज। जी नमस्कार सभी को। जी सर को भी नमस्कार है। नमस्कार जी। सर, पिछले हफ्ते जो आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन के बारे में बताया था सर, मुझे खुशी हुई सर, आपके माध्यम से पता चला। हालांकि मैं एक छोटा सा काम करता हूं तो मैं जा नहीं पाऊंगा घूमने के लिए। तो जी हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि सरकार किस आधार पे निर्धारित करती है कि फलाना व्यक्ति या फलाना परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही है। दूसरा साथ में ये भी है सर कि जो देश के अन्य भागों को छोड़ दिया जाए, सिर्फ दिल्ली राजधानी देश की बात की जाए सर। जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी बिल्कुल सुन रहे, दुरुस्त जी। तो सर जो हमारे जो मेट्रो पिलर के नीचे पटरियों पे जो सो रहे होते हैं, क्या वो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर नहीं कर रहे सरकार की नजर में?
क्या शासन प्रशासन का कोई उन पे ध्यान नहीं है? क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे संविधान में उनके लिए कुछ नहीं है? धन्यवाद। देखिए भारत भूषण जी, गरीबी रेखा का जो निर्धारण है उसके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग पैमाने सुनने को मिलते हैं। तो मैं उसमें से कुछ पैमानों पर कई दफे आलोचना भी होती है, कुछ उस पे कटाक्ष भी किया जाता है। तो मैं उस विवाद में ना जाकर गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, आप मानिए कि जिस व्यक्ति की 10,000 रुपए, 15,000 रुपए से या 10,000 रुपए से कम की फैमिली इनकम है महीने में, किसी किसी जगह इसको 4,000, 5,000 भी, बहुत सारे पैमाने। इसमें एक तेंदुलकर कमेटी थी, बहुत सारी पीछे कमेटीज आई जिन्होंने अपनी अपनी पर मापदंड सरकार अपने हिसाब से, मुझे लगता है ये अर्थव्यवस्था और समय के हिसाब से इसको बदल के भी देखा जाता है। और इसलिए इसका पैमाना परिस्थिति पर डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है, उसको रिलेटिव टर्म्स में भी देखा जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक शहर में, एक गांव में, एक टियर 2 सिटी में भी अलग अलग होती है। दूसरा आपने कहा जो लोग आपको नीचे दिखते हैं मेट्रो पिलर पे सोते हुए, ऐसा तो आपको ये कहां से अंदेशा हुआ कि वो गरीबी रेखा के नहीं है? बाकी मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत सारी राज्य सरकारों ने उनके लिए रैन बसेरे बनाए हुए हैं, उनके लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है। जो गरीब कल्याण योजना है भारत भूषण जी, वो गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ भारतीयों को अब दिसंबर तक एक्सटेंड हो गई। आपको पता होगा उसमें बहुत बड़ा सरकार खर्च उठा रही है, जिससे उनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, और पिछले 2 साल से भी ज्यादा हो गए इसको मिलते हुए। तो मुझे लग रहा है सरकार समय समय पर संज्ञान लेती रहती है, और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं भारत भूषण जी। ऐसा नहीं है कि उनको दरकिनार किया जाता है या उनको नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं। अब वो लोग इतने जब उन पर का जागरूकता आती है, वो सरकार की स्कीम का लाभ उठाते हैं। बहुत कठिन है भारत भूषण जी हर व्यक्ति के पास पर्सनली जाके उसको बताया जाए कि भैया तुम्हारे लिए स्कीम है। तो देर आए दुरुस्त आए, उनको जब पता लगता है। अब रैन बसेरे का मैं आपको उदाहरण दूं तो जब तक एक व्यक्ति फुटपाथ पर सोता रहता है, उसको पता लगता है मेरे पास में तो रैन बसेरा भी है, उसके बाद फिर वो कभी फुटपाथ पर नहीं सोता, वो रैन बसेरे में जाके सो जाता है। उसको वहां भोजन भी मिलता है, कंबल भी मिलता है, रोशनी होती है और टॉयलेट की सुविधा भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार संज्ञान नहीं लेती। पहले के मुकाबले हमारी अर्थव्यवस्था ने तरक्की करी है, उसके साथ लोगों ने भी तरक्की करी है। तो आप चिंता ना करें, मुझे लग रहा है जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सरकारी स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। जी, दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं JS सलूजा साहब, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। Good evening to Sharadji and the team. Good evening. First, a little request from my side that people should ask relevant questions pertaining to economics only, as it affects the time of other people. Now my question. I have noticed that one of leading private banks that has got zero promoter holding, whereas FII, DIs and general public is there. So what is the effect if we buy share of that company? It's a private bank, South-based, number one. Number two, I want to know the comments, the general view of Shailesh Kohli, as it is very important. We in fact eagerly wait for every week to know his comments on the market. Thank you. Mr. Saluja, the first question is regarding a private bank. Since we don't name companies here, I mean, I can only guess which bank you're talking about, but let's not make any guesses. So where the promoter holdings are not there, normally, Saluja Saab, you will find that institutional holdings are there. So I think institutional holdings are also very significant, very important, because they define the management, what kind of management the bank is doing. But what I can assure you, Mr. Saluja, without pinpointing the bank, is that all banks in the country have to report to Reserve Bank of India. They have to function under Reserve Bank of India guidelines. And Reserve Bank of India monitors the performance, the balance sheet, the services of these banks very, 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 very efficiently, very, very closely. And now we have RBI Ombudsman also, integrated ombudsman scheme, RBI-OS, you must have heard. So if anybody's got any problem, you can immediately bring it to the notice online by way of RBI-OS. So I think, I don't think there should be any matter of concern as far as the services is concerned. As for the share stock of that bank is concerned, since we don't name here, so it will be very difficult for me to comment. And as far as the market views are concerned, Mr. Saluja, market is going through a very patchy, very difficult, very volatile phase, because there is a tug of war going on. There are factors which are dragging it down, and suddenly the bulls want to make a comeback, but inflation, interest rate hikes, fear of recession, geopolitical tensions, they drag it down every time. So I think it's going through a very patchy phase. If you are a trader, I would suggest, Mr. Saluja, you should keep away. If you are an investor, my suggestion to you is, whenever market takes a dip, we just spoke a little while ago as well, that through systematic investment plan, you must invest small amounts of money, because market is giving opportunity to enter at lower levels, but
the choice of companies, Mr. Saluja, has to be very, very accurate, very, very strong, because select companies with very good fundamentals is what I would like to say. Before we move on, the last headline story. U.S. stocks stumbled on Friday after a stronger than expected jobs report locked in expectations that the Federal Reserve is sticking with a steady diet of rate hikes while supply cuts continue to boost oil prices. The Dow Jones Industrial Average closed more than 600 points, sliding 2.11%, while the S&P 500 fell 2.8% and the Nasdaq Composite lopped off 3.8% in value as investors bet that the Fed's inflation fight will continue apace. आइए चलें खजुराहो, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जितेंद्र। स्वागत है आपका जितेंद्र जी, सवाल पूछें। जी नमस्ते सर, और शरद सर को भी नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी। सर जनरल क्वेश्चन है कि कभी कभी एनालिसिस करने के बाद जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी अच्छा फायदा होता है तो काफी खुशी होती है, और अगर कभी नुकसान होता है तो काफी दुखी होते हैं। तो इसके लिए मेंटल प्रिपेयर कैसे हो शेयर मार्केट के लिए? थैंक यू। जितेंद्र जी, मेंटल प्रिपेयर का तो एक ही तरीका है कि ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो कभी खुशी कभी गम, एक पिक्चर आई थी मुझे याद है। तो ये ट्रेडिंग तो कभी इसको इस पिक्चर के नाम से आप कर सकते हैं। मुझे एक शख्स ऐसे मिले जो 4 महीने तक खुश रहे और अगले महीने पिछले 4 महीने की खुशी उनकी हवा में उड़ गई। तो ये तो जितेंद्र जी चलता रहेगा। इसका तो यही तरीका, ट्रेडिंग से दूर रहें। निवेशक क्यों नहीं बन जाते आप, ये मैं आपको सलाह दूंगा जी। R.S. Dhaya joins us. Very briefly, please ask your question. कोहली जी और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार। Briefly, sir. Sir, request है, kindly do not disconnect my call. I got 2 very simple questions that recently PM has produced some data that number of people buying very expensive cars is more than the number of people paying income tax, and number of people traveling abroad is more than the number of people paying income tax. I want to know the comments from Kohli ji. Why the people are not paying? Whole burden is coming on few honest income tax payers. So that is what Mr. Dhaya government wants. Advice on investment. Yeah, that is what government wants, that more and more people should contribute to country's progress. I am sure your voice is reaching millions, Mr. Dhaya, and आपकी आवाज सुन के लोग उम्मीद करता हूँ ज्यादा टैक्स देंगे। प्रधानमंत्री जी की आवाज है, हमारी आवाज है, और आपकी आवाज इस समय मुझे लग रहा है हम लोगों को कहेंगे ढैया साहब की आवाज सुने और ज्यादा से ज्यादा टैक्स दें। दिल्ली से ही हमारे साथ हैं अनिल आहूजा। अनिल जी स्वागत, बहुत कम समय है, तेज गति से सवाल पूछें। सर मेरा सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है जी, कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर कैसा रहेगा? थैंक यू। अनिल जी, आईटी सेक्टर इस समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर रिसेशन आता है तो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है डामाडोल मामला रहेगा। अगर हम रिसेशन से ये दुनिया बच जाती है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत ग्लोबल है, तो मुझे लग रहा है फिर आईटी सेक्टर एक बार अगर आप लंबी अवधि के लिए आईटी सेक्टर को लेकर चलें तो मुझे अभी भी आईटी सेक्टर अच्छा दिखाई देता है। Your outlook for the coming week? I think the market, is going to continue to remain volatile. Very, very critical situation the market is in. I think geopolitical factors now would govern the market, because we are hearing some very, very stressful news from the geopolitical sector. बस यहीं पर शरद जी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, thank you. Thank you so much for being with us, Sharad. And before we close, the headlines once again. Market recovered the previous week's losses and rose 1% in the week amid FII and DII support, higher than before GST collection and mixed global market cues. Sensex closes at 58,191, Nifty settles at 17,314 mark, and US stocks drop as jobs report suggests more rate hikes. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.